जय हिंद। वेलकम टू आईएएस नीति। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जो प्री मेंस और इंटरव्यू वाला फेज है, उस तीनों फेज के लिए हम कैसे एक परफेक्ट प्रिपरेशन प्लान और स्ट्रैटेजी रेडी कर सकते हैं, जिससे कि वो जो प्रीलिम मेंस और इंटरव्यू वाला विशियस साइकिल में हम ना फंसे। तो वो क्या है मैं अगले स्लाइड में बताऊंगा। अभी थोड़ा देख लेते हैं प्लान ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन आईएएस बनने का सपना या कोई भी सिविल सर्विस में जाने का जो सपना है, उसको पूरा करने के लिए हमें ये 3 स्टेजेस पे होकर गुजरना पड़ेगा। तो पहला है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। यूपीएससी ही करता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, उसके बाद मेंस और उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट। इंटरव्यू को पर्सनालिटी टेस्ट यूपीएससी बुलाता है। तो पहला चीज़ आप देख लो कि ये वाला मैंने अलग रखा हूँ और ये वाला मैंने अलग रखा हूँ। क्यों? क्योंकि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 100 क्वेश्चंस आएगा और 200 मार्क्स। एक्चुअली उसका पेपर 2 भी होता है सी सेट, जो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। यहाँ पे मैं ठीक से बताया हूँ। तो ये सिंपल समझ लो कि जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो एक एलिमिनेटर स्टेज है। इसका मतलब आप वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन देंगे, उसमें आप जितने भी मार्क रखेंगे उसी हिसाब से एक मेरिट लिस्ट प्रस्तुत होगा और जितना वैकेंसी होगा, अभी 14 जनवरी को तो आ जाएगा ना नोटिफिकेशन यूपीएससी का, जितना भी वैकेंसी होगा उसका 12 टाइम्स वो कैंडिडेट्स को वो सिलेक्ट करेंगे, बाकी सबको निकाल देंगे। ये हो गया अपना प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का काम। वंस आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर गए तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन वाला जो मार्क आप सिक्योर करे होंगे उसका कोई भी मतलब नहीं है। उसके बाद आप मेन रिटन एग्जामिनेशन दोगे और मेन रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करने के बाद पर्सनालिटी टेस्ट आप दोगे। पर ये जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसका मार्क नहीं मिसेगा। पर मेन रिटन एग्जामिनेशन और पर्सनालिटी टेस्ट, इन दोनों का मार्क मिला के 2025 मार्क्स होगा। इसी 2025 मार्क्स से आप जितना मार्क सिक्योर करोगे उसी हिसाब से फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा और उसी हिसाब से आपको सर्विस अलॉट होगा। समझ में आ गया? थोड़ा बहुत डीपली देख लेते हैं। मेंस एग्जामिनेशन में 7 पेपर्स होते हैं। 7 पेपर में हर एक पेपर का 250 मार्क्स ईच होता है, तो 1750 मार्क ये हो गया। और 275 थोड़ा और है, पर 1 डे इंटरव्यू एक होता है यूपीएससी में, दिल्ली में जाकर धौलपुर हाउस में, वहाँ पे 275 मार्क का इंटरव्यू होता है। और इसी इंटरव्यू में से आप जितने स्कोर करोगे और ये 1750 में से जितने स्कोर करोगे, दोनों मिला के 2025 में से जितना भी आपका टोटल आएगा उसी हिसाब से मेरिट में आपका नाम होगा या नहीं होगा वो डिसाइड करेगा। ये समझ में आ गया? थोड़ा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को विस्तार में देखते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सिंपली कुछ नहीं है, क्वालिफाइंग एग्जाम है। ये टिकट टू मेंस है। आप अगर ये क्वालिफाई करोगे तो मेंस में जाओगे, ये क्वालिफाई नहीं करोगे तो मेंस में आपका रास्ता बंद हो जाएगा। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2 पेपर का होता है, पेपर 1 पेपर 2। ये 9 से 11 तक होता है, ये 2:30 से 4:30 बजे तक होता है। मतलब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एक ही दिन में होता है। 2 पेपर होता है। पेपर 1 में जनरल स्टडी पूछा जाता है, पेपर 2 में सी सेट पूछा जाता है। सी सेट में 80 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क, और जीएस में 100 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क। ऑलवेज 1/3 मार्क नेगेटिव होता है सी सेट में भी और जीएस में भी। नेगेटिव हटा के अगर आप सी सेट में 33.33% अगर स्कोर कर लिए, इसका मतलब है कि 66.66 मार्क्स और नेट 27 क्वेश्चन का मतलब आप कुछ क्वेश्चन पॉजिटिव किए होंगे जिसका आंसर आपका करेक्ट होगा, और कुछ क्वेश्चन नेगेटिव में हो जाएगा जिसका आंसर आपका रॉन्ग होगा, वो तो नेगेटिव में चला जाएगा। ऐसा मान लो कि एक सिंपल सा मैथमेटिक्स, अगर 3 क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा तो आपका एक सही में से भी एक चला जाएगा। हो गया? तो अगर 3 क्वेश्चन आप गलत कर लिए, चाहे सी सेट हो जीएस हो, उसमें 3 क्वेश्चन अगर गलत कर लिए तो आपका सही में से एक भी निकल जाएगा। तो इससे आप अगर नेगेटिव निकाल के टोटल नेट 27 क्वेश्चन करेक्ट कर लिए हो तो आपका सी सेट एकदम क्लियर है। पर ये कहने के लिए ही 27 क्वेश्चन है आउट ऑफ 80, लगता है बहुत इजी है, बहुत छोटा स्कोर है, हम कर लेंगे, पर एक्चुअली में डिफ़िकल्ट हो जाता है। आप अगर 2022-23 के बाद में अगर जितने भी सी सेट पेपर्स आए हैं उसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितना डेप्थ में पूछता है और कितना लेंदी कर देता है पेपर को। आपको 27 मार्क रखना भी बहुत, 27 क्वेश्चन भी करेक्ट करना भी एकदम डिफ़िकल्ट होता है। इतना मतलब आराम से नहीं हो रहा है।
2020 2021 से पहले अगर देखोगे तो इजीली सीसैट क्लियर हो जाता था, पर अभी इतना इजीली क्लियर नहीं हो रहा है। ये हो गया एक चीज़। दूसरी बात जो जीएस वाला है, अगर आप सीसैट में क्वालिफाई करोगे, मतलब 27 प्लस क्वेश्चन करेक्ट करोगे नेट, तो आपका जीएस वाला क्वेश्चन का काउंट होगा। अगर आप सीसैट में फेल हो गए हो पर जीएस में 200 में से 150 भी ले आओ तो भी आपको प्रीलिम में क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। तो सीसैट जीएस के लिए क्वालिफाइंग है, तो अगर सीसैट हो गया तो जीएस का मार्क आपका काउंट होगा, सीसैट नहीं हुआ जीएस का मार्क काउंट नहीं होगा। उसके बाद जैसे सीसैट में नेगेटिव था, ऐसे जीएस में भी नेगेटिव है। 3 नेगेटिव करोगे तो 1 पॉजिटिव से हट जाएगा, तो 100 क्वेश्चन 200 मार्क, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क। उसी हिसाब से आपको मिनिमम कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा। कट ऑफ 88, 85, 90 इसी रेंज में अभी 2-3 साल में जा रहा है, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 5-7 मार्क हो सकता है। उसी मतलब आप 50% प्लस अगर कर लोगे तो आपका 100% तय है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा मेन एग्जामिनेशन के लिए। इसका मतलब आप यहाँ पे अगर 100 मार्क लगभग ले आओगे, 95, 100 इतना आप अगर ले आओगे तो आपका जीएस वाला सेक्शन एकदम क्लियर हो जाएगा। सीसैट अगर आप 33% करे होंगे, मतलब 27 प्लस क्वेश्चन करे होंगे, और यहाँ पे लगभग 50%, 45 से 50% आप अगर करेक्ट करे होंगे तो आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा। पर इस मार्क का और कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्लियर किए हो इसी का ही वो टिकट है बस। उसके बाद आप जाओगे मेंस एग्जामिनेशन देने के लिए। मेंस एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं। देखो, मेंस एग्जामिनेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन का जो 1750 मार्क है वो, और भाइबा बस जिसको पर्सनालिटी टेस्ट बोल जाता है और इंटरव्यू भी कहीं कहीं बोल देते हैं, वो 270 मार्क, ये दोनों मिलके आपका मेरिट तय करेंगे। इसीलिए इन दोनों मेरिट वाला सेक्शन को अगर देखोगे, ये 275 मार्क और ये 1750 मार्क, इसका मतलब इसका पल्ला बहुत ज़्यादा भारी है। तो मेंस एग्जामिनेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेंस एग्जामिनेशन को थोड़ा बाइफरगेट करते हैं, ये वाला मैंने अलग से लिखा हूँ और ये वाला भी मैंने अलग से लिखा हूँ। इसका भी मतलब है क्या है ना, ये वाला जो पेपर है, पहले 2 पेपर होगा जो क्वालिफाइंग होगा। एक लैंग्वेज पेपर, आप अपना मदर टंग या जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है उसी में से एक को चूज करना पड़ेगा। ऐसा कोई मतलब कंपलसरी नहीं है कि आप अगर पंजाब से आते हो तो पंजाबी लेना पड़ेगा, या गुजरात से आते हो तो गुजराती लेना पड़ेगा। आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो, इंग्लिश नहीं ले सकते, पर कोई भी एक मदर टंग ले सकते हो जो इंडिया में चलता है। उसके बाद इंग्लिश भी एक पेपर होता है। तो एक लैंग्वेज का पेपर, एक इंग्लिश का पेपर, 250 इन दोनों को इंडिविजुअली आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसमें से अगर क्वालिफाइंग मार्क आप सिक्योर कर लोगे, आपका ये वाला जो पेपर है, ये 7 पेपर, एक पेपर एसए का, 4 पेपर जीएस का, 2 पेपर ऑप्शनल का, ये 7 पेपर आपका काउंट होगा। मतलब 7 पेपर का टोटल जितना भी आप स्कोर किए होंगे उसको मिला के ये 1750 में से काउंट किया जाएगा। अगर आप इन दोनों में से किसी एक में अगर फेल हो गए, फेल का मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क अगर सिक्योर नहीं किए, तो ये वाला पेपर आपका दिखाई नहीं जाएगा, ये वाला पेपर आपका काउंट तो नहीं होगा। आप चाहे इनमें से टॉपर भी होने का काबिलियत रखते हो, फिर भी आपको ये वाला अलाउ ही नहीं किया जाएगा। अगर आप ये वाला क्लियर कर दोगे तो ये जो 7 पेपर आपका काउंट किया जाएगा। पहला पेपर है एसे। एसे पेपर में 2 एसे पूछा जाता है। पहला 4 ऑप्शन दिया जाएगा, इसमें से एक, और दूसरा ग्रुप बी में 4 ऑप्शन दिया जाएगा, इसमें से एक। 2 एसे आपको चूज करना है, चूज करके आंसर लिखना है। लगभग 10 से 12 पेज तक, 8 से 10-12 पेज आपको एक ऐसे लिखना पड़ेगा। और ये 125, 250 मार्क का होता है ऐसे पेपर। ये हो गया 4 जीएस पेपर, GS1, GS2, GS3, GS4 जो एथिक्स वाला, GS3 मोस्टली इकोनॉमी एनवायरनमेंट ये वाला, GS2 पॉलिटी गवर्नेंस वाला, GS1 हिस्ट्री ज्योग्राफी वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सब हो गया। सोसाइटी में यहाँ पे सोसाइटी है, यहाँ पे सोशल जस्टिस, ये सब आप अगर सिलेबस अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको एकदम याद हो जाएगा कि कौन सा पेपर में क्या क्या आता है। ऐसे वाला खत्म हो गया एक पेपर। 4 पेपर जीएस वाला, 2 पेपर है ऑप्शनल वाला। ऑप्शनल इज सिर्फ कहने के लिए ऑप्शनल है, पर एक्चुअली ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो जीएस वाला पेपर है और जो एसए वाला पेपर है और जो लैंग्वेज पेपर भी है, यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है कि ग्रेजुएशन लेवल का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। समझ में आ गया। पर अगर ऑप्शनल की बात हम करेंगे तो यूपीएससी थोड़ा ग्रेजुएशन से ज़्यादा लगभग पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का नॉलेज आपसे एक्सपेक्ट करता है। और जितना खबर है इसका तो कोई
100% कन्फर्मेशन नहीं है, पर जितना खबर है कि जो ऑप्शनल पेपर का जो कॉपी चेक करता है वो एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होता है। अगर आपका ऑप्शनल मान लीजिए सोशियोलॉजी है तो सोशियोलॉजी का कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर आपका खाता चेक करेगा। अगर आपका ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है तो एंथ्रोपोलॉजी का कोई बहुत बड़ा जो प्रोफेसर है, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी या JNU में वगैरह या कोई और यूनिवर्सिटी का, उसके द्वारा कॉपी चेक किया जाएगा। पर आप अगर GS वाला पेपर देखोगे तो इसमें मोस्ट प्रॉब्ली कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपका खाता चेक नहीं करता है, कोई भी प्रोफेसर को दिया जा सकता है, पर वो भी थोड़ा बहुत नॉलेजेबल होगा। ऐसा नहीं है कि वो एकदम चलता फिरता कोई मैट्रिक फेल वाला आदमी होगा उसको दे दिएंगे, नहीं, पर ठीक ठाक आदमी को देते हैं। पर यहाँ पे एक्सपेक्टेशन होता है कि ग्रेजुएशन लेवल तक आपका आंसर होना चाहिए, और यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जाता है कि लगभग पोस्ट ग्रेजुएशन तक लेवल तक आपका आंसर होना चाहिए। ये हो गया। उसके बाद आपको तो मेंस एग्जामिनेशन का डिटेल्स में पता चल गया। अभी थोड़ा देखते हैं कि प्रॉब्लम क्यों होता है। बहुत सारे बच्चे 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट तक टोटल अटेम्प्ट अपना वेस्ट कर देते हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है। कुछ लोगों का 3-4 अटेम्प्ट में सिलेक्शन होता है। बहुत ही लिमिटेड कैंडिडेट है जिनका 1 या 2 अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाता है। तो क्यों होता है ना, एक विशियस साइकिल क्रिएट हो जाता है। क्या विशियस साइकिल? आप प्रिलिमिनरी एग्जाम दोगे लगभग मई महीने में, उसके बाद मेन एग्ज़ाम आएगा अगस्त, कभी कभी सितंबर हो जाता था पहले, अभी अगस्त में हो रहा है। उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट फरवरी मार्च, इस महीने में पर्सनालिटी टेस्ट होता है। अप्रैल में आपका, अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट में आपका रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट, फिर से प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर एक कैंडिडेट प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम अपीयर कर रहा है और उसका प्रिपरेशन एकदम सही से नहीं है तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में वो फेल हो सकता है। पर इसको हम अच्छा मानेंगे। क्यों अच्छा मानेंगे, थोड़े आगे मैं बताऊंगा। पर कोई बच्चे होंगे ऐसे कि हम इस बार प्रिलिम को देखते हैं, प्रिलिम के लिए एकदम ठीक से प्रिपेयर करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, MCQ सॉल्व करेंगे, टेस्ट सीरीज देंगे और थोड़ा बहुत बेसिक बुक पढ़ेंगे। प्रिलिम कैसे क्लियर होगा उसी को टारगेट अभी रखेंगे। मेंस के लिए हम नहीं सोचेंगे, मेंस जब आएगा देखा जाएगा। इसी माइंडसेट से जो प्रीलिम एग्जामिनेशन देते हैं उनमें से भी कुछ का प्रीलिम तो क्लियर हो जाता है ना। जिसका प्रीलिम क्लियर हो जाएगा वो अभी मेंस के लिए पढ़ेगा। मेंस के लिए ज़्यादातर 2.5 से 3 महीने ज़्यादा से ज़्यादा UPSC देता है। और ये सिंपल, अगर मेंस के लिए वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पहले वो अगर प्रिपेयर नहीं होगा तो वो 2.5 से 3 महीने के भीतर में वो मेंस के लिए एकदम तो प्रिपेयर 100% नहीं हो सकता। मेंस के लिए वो जितना भी थोड़ा बहुत प्रिपेयर होगा, पर मोस्ट प्रोबेबली अगर सिर्फ प्रीलिम के लिए प्रिपेयर किया है, प्रीलिम क्वालिफाई किया है और मेंस लिखा है, तो मेंस के लिए इतना प्रिपेयर तो नहीं किया होगा कि एकदम सर्विस में नाम आ जाए। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, यहाँ पे वो एलिमिनेट हो जाता है। तो मेंस अगस्त या सितंबर तक उसका टाइम चला गया। उसके बाद वो सितंबर या 1 महीना ब्रेक ले लेता है, अक्टूबर से फिर से शुरू करता है, फिर से शुरू करेगा, फिर से प्रीलिम के लिए शुरू करेगा और प्रीलिम के बाद फिर से मेन देगा, यहाँ पे फिर से अटक जाएगा। अगर 2-3 साल ऐसा करने के बाद मेंस उसका क्लियर हुआ तो हो सकता है पर्सनालिटी टेस्ट में अटक जाए या टोटल मार्क इतना ना आए कि बहुत अच्छा सर्विस उसको मिल सके। तो ऐसे विशियस साइकिल में बच्चे फंस जाते हैं। तो इसका एक फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, मतलब हमें क्या करना चाहिए ताकि हम ये विशियस साइकिल में ना फंसे। उसके लिए देखो, पहले क्या करना चाहिए, एक्चुअल स्टेप मेरे हिसाब से 4 स्टेज में आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। पहला अपना फाउंडेशन। जब आप पहले UPSC प्रिपरेशन करने के लिए या स्टेट PCS के लिए भी आप अगर आए होंगे तो आपको तो मोस्टली बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, कोई मेडिकल बैकग्राउंड से, कोई लॉ बैकग्राउंड से, कोई अदर कुछ इकोनॉमी या जनरल यूनिवर्सिटी वाला बैकग्राउंड में से आता है ना। तो उनको तो हर कोई सब्जेक्ट में ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है या बहुत ही थोड़ा बहुत नॉलेज होता है। बहुत लोगों को तो एक्वेंटेड होने के लिए 2-4 महीने 6 महीने लग जाता है कि सिर्फ सिलेबस क्या है उसके साथ हम पढ़ाई करेंगे, कैसे पढ़ाई किया जाता है। जैसे मैथमेटिक्स करते हैं वो फिजिक्स करते हैं, इंजीनियरिंग में जैसे वो प्रॉब्लम लंबे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये वाला तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो उनको समय लगता है, टाइम लगता है।
तो पहला चीज़ क्या है कि आप अपना फाउंडेशन स्ट्रांग करो, पहला स्टेप। उसके बाद आप मेंस के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि नो डाउट प्रीलिम इज द टफेस्ट पार्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन। आउट ऑफ दिस 3 प्रीलिम, मेंस, इंटरव्यू, प्रीलिम इज द मोस्ट टफेस्ट पार्ट। तो अगर प्रीलिम क्लियर करना है तो प्रीलिम के लिए प्री प्रीलिम देखो, फाउंडेशन, उसके बाद आप मेंस के लिए रेडी होंगे, इसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद प्री प्रीलिम, प्री प्रीलिम मतलब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से 3 या 4 महीने पहले, एटलीस्ट 4 महीने पहले। यहाँ पे मैं एटलीस्ट 4 महीने क्यों लिखा हूँ, क्योंकि प्रीलिम अभी बहुत टफ हो रहा है, बहुत हमें कंपटीशन करना पड़ेगा, एकदम एमसीक्यू मोड में आ जाना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एकदम ऑप्शन वाइज और हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, उसको कनेक्ट करना पड़ेगा स्टैटिक से डायनामिक जो करंट इवेंट हो रहा है। और कोई अगर इवेंट का 50 साल हो गया, 25 साल हो गया, 100 साल हो गया, उसी तरह भी हमें सोचना पड़ेगा, मैप्स, डायग्राम्स, उसको भी देखना पड़ेगा। तो बहुत कुछ करना पड़ता है प्रीलिम्स के लिए। और प्रीलिम्स में बहुत सारे चीज़ ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा बहुत रटना भी पड़ता है। तो प्रीलिम से पहले जो प्री प्रीलिम वाला फेज है, मैं जैसे यहाँ पे लिखा हूँ फाउंडेशन, उसके बाद आप मेंस के लिए रेडी हो गए, प्री प्रीलिम वाला फेज आ गया, उसके लिए तो 4 महीने चाहिए। उससे पहले मेंस आपको रेडी होने के लिए 4 से 5 महीने तक लग जाता है। उससे पहले फाउंडेशन के लिए 3 से 4 महीने लग जाता है। तो पहले हम देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसा होता है। उसके बाद तो प्री प्रीलिम के बाद प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आप दे दोगे। जिस दिन आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन दोगे और जिस दिन आप मेन एग्जामिनेशन दोगे, उन तीनों के बीच में जितना भी गैप रहेगा वो प्री मेंस वाला फेज हो गया। उसको हम अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। पहले देखो फाउंडेशन। फाउंडेशन में आपका एम क्या रहना चाहिए कि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पड़ेगा। कोई भी सब्जेक्ट आप अगर पढ़ रहे हो उसका बेसिक बुक्स पकड़ लो या एनसीईआरटी पकड़ लो, मैं सोर्स बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। पर अभी अगर आप कर रहे हो या नेक्स्ट वीडियो तक रुक जाओ, तो आप कोई भी बुक पकड़ लो जो रेलिवेंट होता है, ज़्यादा रेलिवेंट होता है यूपीएससी के लिए। उसमें अगर आप पढ़ोगे और थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाओगे तो अंडरस्टैंडिंग आपका डेवलप हो जाएगा। अगर ज्योग्राफी थोड़ा साइंटिफिक है, एनवायरनमेंट थोड़ा साइंटिफिक है, पर हिस्ट्री इतना साइंटिफिक नहीं है, तो सब सब्जेक्ट के लिए अप्रोच थोड़ा अलग अलग होता है। तो ऐसा करने के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट में। एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी लाना पड़ेगा। बेसिक्स जितने भी बेसिक सब्जेक्ट है, बेसिक सब्जेक्ट मतलब 5 या 6 ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक हो गया 5 या 6 सब्जेक्ट। इतना ही हमारा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आता है और इतना ही लगभग मेंस एग्जामिनेशन में आता है। थोड़ा बहुत और जुड़ जाता है साइड वाइज, पर इतना ही लगभग होता है। एथिक्स जुड़ जाता है, एक बड़ा चंक हो गया, इससे जुड़ जाता है, और सोशल जस्टिस, सोसाइटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब आ जाता है मेंस में। पर प्रीलिम के लिए भी अगर हम सिंपल फाउंडेशन स्ट्रांग करेंगे, इसका मतलब मेंस के लिए हम एकदम प्रिपेयर हो जाएंगे या प्रीलिम्स के लिए भी 100% प्रिपेयर हो जाएंगे, वो नहीं है। पर सिंपल हमारा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाएंगे जितने भी जनरल सब्जेक्ट है। इसका मतलब पॉलिटी हमें लक्ष्मीकांत पढ़ा हुआ होना चाहिए, स्पेक्ट्रम हमें पढ़ा हुआ होना चाहिए हिस्ट्री के लिए। शंकर आईएएस का सिलेक्टिवली, शंकर आईएएस एक बुक है जो एनवायरनमेंट के लिए, उसको 100% पेज टू पेज मतलब पढ़ना नहीं चाहिए, कवर टू कवर पढ़ना नहीं चाहिए। इसीलिए उसका सिलेक्टिव आपको पढ़ना चाहिए। क्या क्या सिलेक्टिव पढ़ना होगा मैं बताऊंगा, अगले वीडियोस में बताऊंगा, पर ये पढ़ना चाहिए आपको। ज्योग्राफी के लिए 11th-12th का एनसीईआरटी एकदम ख़त्म करना चाहिए। ये सब आपको मिनिमम जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ बेसिक सब्जेक्ट ये होना चाहिए। ये 3 से 4 महीने के अंतराल आपको करना पड़ेगा फाउंडेशन में। और एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन नहीं किया हूँ, इसी फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज में आपको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक बार अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद उसी सब्जेक्ट को ही आपको 2-3 साल जितने भी आप, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा उसको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आप थोड़ा धैर्य से अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट देखिए, उसका आपका बैकग्राउंड से या आपका इंटरेस्ट से क्या लेना देना है कि नहीं, उससे देखिए, उसका सिलेबस पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। उसके बाद 2, 4, 5 को शॉर्ट लिस्ट करके उसमें से एक सिलेक्ट कीजिए ऑप्शनल सब्जेक्ट। उसके बाद बाकी सबको हटा दीजिए कि ये हो गया मेरा आज से ऑप्शनल सब्जेक्ट। उसी ऑप्शनल सब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको मिनिमम सिलेक्ट कर लेना चाहिए इस फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज में। और जैसे यहाँ पे आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, वहाँ पे अगर ऑप्शनल में इतना डेप्थ में भी अगर नहीं जा सकते
फिर भी आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट का दोनों पेपर एक बार तो पढ़ा हुआ होना चाहिए, एक बार आप गो थ्रू करना चाहिए। जो भी बेसिक बुक होगा उसका, ऑप्शनल सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा बुक हो सकता है कि आपको पढ़ना पड़े, पर मैं स्ट्रिक्टली बोलूँगा कोई भी बेसिक हमारा जीएस वाला सेक्शन जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इसके लिए मैक्सिमम एक ही बुक पढ़ना है और मिनिमम भी एक ही बुक पढ़ना है। तो मैक्सिमम मिनिमम में क्या है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होता है कि जिसका जो एक बुक होता है उसको एकदम कवर टू कवर पढ़ना पड़ेगा। कुछ एक ऐसा बुक होता है कि जिसको कवर टू कवर भी पढ़ना नहीं पड़ेगा, उसमें से भी एक ही बुक, उसमें से भी सिलेक्टिव पढ़ना पड़ेगा। ये वाला मैं ठीक से बताऊंगा, पर मैं बोल दिया कि जैसे फाउंडेशन में आपको अपना बेसिक बुक्स, बेसिक सब्जेक्ट्स का फाउंडेशन क्लियर करना पड़ेगा, उसके साथ ऑप्शनल सिलेक्ट करना और एक रीडिंग तो उसका हो जाना चाहिए। उसके बाद आप मेंस रेडी हो गए। मेंस रेडी हो गए, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। ये वाला स्टेज अगर कोई स्किप कर देगा तो वो विशियस साइकिल में फंस जाएगा। ये वाला स्टेज आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4 से 5 महीने लगता है। यहाँ पे आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को क्लैरिटी से एकदम, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग्स के साथ आप डीप में जाओगे, उसका नोट्स मेकिंग करोगे और भी बहुत कुछ, उसका एक दो अदर बुक्स भी आप रेफर करोगे, उसका एकदम पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा इसी टाइम ड्यूरेशन में। ये 4 से 5 महीने में सिर्फ ऑप्शनल नहीं है, और भी मेंस के लिए भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये वाला जो मेंस रेडी वाला फेज, इसमें क्या करना है ना, आपको अपने हर एक टॉपिक जो यूपीएससी मेंस सिलेबस में मेंशन है, जितने भी टॉपिक्स है और जितने भी सब टॉपिक्स है, सारे टॉपिक्स और सब टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए। उसके बाद हर एक टॉपिक के ऊपर 1 पेज या 2 पेज वाला आपको नोट्स प्रिपेयर कर लेना चाहिए। जैसे कि उसमें इंट्रोडक्शन क्या लिखोगे, अगर वो वाला कि वो टॉपिक रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, आप इंट्रोडक्शन क्या लिख सकते हो, कंक्लूजन क्या लिख सकते हो, कोई डाटा, फैक्ट्स, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कुछ स्टेटमेंट दिया है इसके बारे में, इंडिया में कोई उस मतलब चाइल्ड सेक्स रेशियो अगर हम देखेंगे, या चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इसी बारे में अगर कोई संस्था है कुछ पब्लिश किया है डाटाबेस, उसको भी हम मेंशन करके रखेंगे। ये होता है नोट मेकिंग। नोट्स में से सिर्फ यही रहेगा, कंक्लूजन रहेगा। कोई अगर इम्पोर्टेंट कोटेशन आपके पास हो सकता है, अगर मिल जाए जिससे कोई भी एक टॉपिक के साथ रिलेवेंट होगा, तो आप इसको उस नोट में लिख के रख सकते हो। तो 1-2 पेज का हर एक टॉपिक में आपके पास नोट्स रेडी हो जाना चाहिए, आपका जो जितने भी जीएस वाला सब्जेक्ट है। उसके बाद ऑप्शनल का नोट्स थोड़ा बहुत डीप में, थोड़ा ज़्यादा इम्फेसिस देके आपको बनाना चाहिए, क्योंकि अगर ग्लोबलाइजेशन, फॉर एग्जांपल ग्लोबलाइजेशन का कोई भी एक टॉपिक के ऊपर अगर क्वेश्चन आ गया ना, तो आप जो इंट्रोडक्शन लिखोगे और कंक्लूजन लिखोगे या कोई भी अगर डेफिनेशन लिखोगे, आप एक लेमैन लैंग्वेज से आप लिख सकते हो। आप अपना जो भी दिमाग से कुछ भी बना के लिख सकते हो। कुछ भी बना के मतलब वो रेलिवेंट होना चाहिए, पर इरेलीवेंट नहीं होना चाहिए। जो भी होगा वो रेलिवेंट चीज़ आप लिख सकते हो, उसको डेफिनेशन हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल रिलीजन के बारे में अगर आया है, तो रिलीजन के बारे में आपको जो भी पता है, आप जितने भी पढ़े वो चीज़, मतलब GS1 में हिस्ट्री में रिलीजन के बारे में क्या लिखा हुआ है, वर्ल्ड हिस्ट्री में रिलीजन के बारे में अगर कुछ होता है तो उसको भी आप लिख सकते हो। एथिक्स में रिलीजन के बारे में क्या कहा गया है, और GS2 में अगर रिलीजन के बारे में हमारा गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट का कोई अगर वर्डिक्ट है या सुप्रीम कोर्ट का कोई अगर निर्देश है, वो भी आप लिख सकते हो। और मान लो सोशियोलॉजी में कोई रिलीजन वाला क्वेश्चन आ गया, तो वहाँ पे आप ये सब नहीं लिख सकते। वहाँ पे जो सोशियोलॉजिकल थिंकर पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में बताए होंगे, वही स्टेटमेंट एकदम आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। मतलब वही करना जरूरी नहीं है, पर अगर आप डिट्टो जो पॉलिटिकल थिंकर या सोशियोलॉजिकल थिंकर्स जो भी बोले होंगे, उनका अगर स्टेटमेंट, उनका अगर डेफिनेशन यूज करोगे, वो जिस बुक्स में लिखे होंगे वो डेफिनेशन, उसका रेफरेंस दोगे, तो जाके अच्छा मार्क मिलेगा। अपने मन से अगर जनरल स्टडी आंसर की तरह आप लिख लोगे तो आपको बहुत ही कम मार्क मिलेगा, बहुत ही कम मार्क मिलेगा, और आपका सिलेक्शन एकदम नेगेटिवली चला जाएगा, नेगेटिवली अफेक्ट हो जाएगा। सिलेक्शन होगा ही नहीं अगर आप ऑप्शनल पेपर में जनरल स्टडी वाला आंसर लिख के आ जाओगे।
लगेगा दोनों क्वेश्चन सेम है। जीएस में हो सकता है कि रिलीजन के बारे में पूछ रहा है, वही क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट में पूछ ले, पर दोनों का आंसर लिखने का अप्रोच अलग होगा और आंसर भी लगभग अलग होगा। मतलब आपका ओपिनियन ये तो सब ठीक रहेगा, क्रिटिकल एनालाइज कीजिए या डिस्कस कीजिए, वो वाला टॉपिक तो सेम रहेगा, पर डेफिनेशन वाला, डाटा वाला, ओरिएंटेशन, वो ऑप्शनल ओरिएंटेशन, सब्जेक्ट ओरिएंटेशन रहेगा। यहाँ पे डाइवर्सिटी रहेगा। जीएस में आप जितना डाइवर्सिफाई कर सकते हो उतना ज़्यादा मार्क मिलेगा। ऑप्शनल में भी डाइवर्सिफाई करना चाहिए, पर इतना नहीं कि आप जीएस की तरह आंसर लिख लो, आपको ऑप्शनल तरह आंसर लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया? उसके बाद आप तो प्री प्रीलिम के बारे में मैंने बता दिया। प्रीलिम एग्जामिनेशन से पहले आपको पीआईक्यू मोड में एकदम आ जाना चाहिए, मतलब एमसीक्यू मोड में एकदम आ जाना चाहिए। बहुत सारे एमसीक्यू आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लगभग 15 से 20 साल पहले तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सबको सॉल्व करना पड़ेगा, उनका आंसर देखना पड़ेगा, उनका ऑप्शन, जितने भी ऑप्शन है उसको भी स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो ऑप्शन है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर एक क्वेश्चन है उसका आंसर ए है, बी सी डी में जो ऑप्शन दिया हुआ है 3 ऑप्शन, वो तीनों ऑप्शन में जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है या जो स्टेटमेंट या जो वर्ड दिया हुआ है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर कभी ना कभी उससे ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। समझ में आ गया? तो प्री प्रिलिमिनरी फेज के बारे में पता चल गया। उसके बाद प्री मेंस, मतलब प्रीलिम के बाद मेंस के पहले, इसका प्रीलिम और मेंस के बीच में जो होगा, इसमें आप क्या करेंगे, जो मेंस के लिए आप प्रिपेयर किए होंगे सेकेंड फेज में, उसको थोड़ा पॉलिश करेंगे, कॉन्सेप्ट में और थोड़ा गहराई आएगा। उसके बाद जितने भी सिलेबस में अगर कुछ टॉपिक छूट गया है या कोई कंटेम्पोररी टॉपिक, कोई इशू बार बार आ रहा है, न्यूज़ में आ रहा है, डिस्कशन हो रहा है, डिबेट हो रहा है, तो उसको आप शामिल करोगे। उसके बाद आंसर राइटिंग, यहाँ पे मतलब आप जो मेंस रेडी वाला फेज, वहाँ पे आंसर राइटिंग शुरू करोगे। कभी कभी 1-2 आंसर लिख लोगे, वो चलेगा, पर ये वाला जो फेज है ये 2.5 से 3 महीना, इनमें से 50% टाइम तो आपको आंसर राइटिंग को ही देना पड़ेगा, क्योंकि वही सबसे इम्पोर्टेंट है मेंस एग्जामिनेशन में। अगर आप एक ही क्वेश्चन को भी आप छोड़ के चले आए, कोई भी सब्जेक्ट में, कोई भी पेपर में एक क्वेश्चन भी अगर छोड़ के चले आए, तो आपका सिलेक्शन टू द पर्सनैलिटी टेस्ट कम हो जाएगा। तो आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, आपको थिंकिंग करने का स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। आपको जितने भी आप नोट्स बनाए होंगे मेंस वाला, जो मेंस रेडी वाला फेज में, उसको एकदम अच्छे तरह से रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, और बहुत सारा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये हो गया प्री मेंस वाला फेज। मेंस के बाद पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए क्या करना है वो कुछ अलग वीडियो में हम बताएंगे, पर नेक्स्ट वीडियोस जो आएगा हमारा इस चैनल में, आपके यूपीएससी के लिए क्या क्या बुक्स फॉलो करोगे उसके ऊपर एक आएगा। उसके बाद मेंस के लिए कैसे नोट मेकिंग करोगे, मैं तो बता दिया नोट मेकिंग करना है हर एक टॉपिक में, पर हर एक टॉपिक में नोट मेकिंग करने के लिए आप कहाँ से कौन सा रिसोर्स फॉलो करोगे, क्या करोगे, प्रीलिम के लिए कौन सा रिसोर्स फॉलो करोगे, वो सब मैं बताऊंगा। पहले तो बुक लिस्ट में प्रीलिम मेंस के लिए रिसोर्स हो जाएगा, पर मेंस के लिए मैं थोड़ा स्पेसिफिक बताऊंगा। और उसके बाद मेंस हो गया तो प्रीलिम्स के लिए एक ठीक ठाक अप्रोच या एक फुल प्रूफ अप्रोच हम लेके आएंगे, ताकि आपका प्रीलिम ना रुके, क्योंकि प्रीलिम अगर रुक जाएगा तो मेंस का प्रिपरेशन, पर्सनालिटी टेस्ट का प्रिपरेशन या कलेक्टर होने के बाद आप क्या करोगे उसका प्रिपरेशन कोई मायने नहीं रखता है। इसीलिए हम प्रीलिम के लिए थोड़ा एक फुल प्रूफ अप्रोच उसको देखेंगे और लेके आएंगे। उसके बाद प्रीलिम में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और रिपीटेड टॉपिक है, बार बार यूपीएससी पूछ रहा है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट 3-4 वीडियो इसी के ऊपर आएगा, उसके बाद और कुछ देखेंगे तब क्या होगा। थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए। आप आईएएस नीति को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। धन्यवाद।